नमस्कार साथियों, कक्षा 6 के इतिहास पुस्तक का अध्याय है जो छठा अपन पढ़ेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग हैं जो शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 वर्षों से अपन हम शासकों का चुनाव है जो मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जैसे सांसद है, विधायक है, ये सभी अपना जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, तो पहले लोग हैं जो शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, कुछ है जो जनता द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए यज्ञों के द्वारा। और अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो घोड़ा है जो घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और कोई दूसरा राजा यदि उस घोड़े को रोकता तो उसको उस राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके बाद इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है जो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। तो यज्ञ में जो सभी राजा आते थे वो क्या लाते थे, उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, यानी राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के ऊपर उनको बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधित, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो राजा के सगे संबंधित है या उनकी रानियां और पुत्र हैं, उनको क्या है, छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना। सभी जो राजा अन्य जो राजा थे उनको क्या है, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कहीं अनुष्ठान करता था। वेश अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित क्या उनको मानते थे, शूद्र मानते थे, यानी नीची जाति के। और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, कई अनुष्ठानों में उनको शामिल नहीं किया जाता था। देखते हैं वर्ण। वर्ण है जो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालन, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो पुरोहितों ने लोगों को क्या है, 4 भागों में वर्गीकृत किया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण में अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। पहला वर्ण है जो ब्राह्मणों का था।
उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करवाना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो ब्राह्मणों का काम था अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करवाना, और उसके बदले उनको क्या उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जिसका काम है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान विष या वेश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। तो तीसरे वैश्य वर्ग में कौन से आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही क्या कहे? यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, और यज्ञ करवाते थे ब्राह्मण लोग। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। वर्णों में अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था। और इनका काम अन्य 3 वर्णों की क्या करनी है? सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो औरतों को शूद्रों के समान माना गया है, और महिलाओं तथा शूद्रों को क्या है? वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी, और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, यानी हाथ लगाना भी अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई ये वर्ण व्यवस्था इनको स्वीकार नहीं किया, और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हैं जो व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी जनता के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो लोग हैं जो झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कौन सी फसलें? चावल है, गेहूं, धान, जौ, चना, दालें हैं, गन्ना है, तिल है, सरसों है आदि। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन हैं जो बनाते थे, और कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये चित्रित धूसर पात्र हैं। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग है जो खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि इस पर क्या की हुई है? डिजाइन की हुई है। जनपद के बाद महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने इन्हें राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण है जो किया है। किलों का क्या किया है? निर्माण किया है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते
थे, समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इन इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह के विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। तो इस विशाल है जो दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, बड़े स्तर पर योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। यदि इतनी बड़ी ये दीवार बनाई है तो लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का क्या करना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था। और हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा, क्योंकि उनको बनाने में भी टाइम लगा होगा और उस पर हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने अपना अथक प्रयास किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। राजा सेना रखने लगे और फिर सिपाहियों को क्या करने लगे, वेतन देने लगे। और कुछ भुगतान है जो संबद्ध आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। कर टैक्स। मास जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। टैक्स। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। फसल पर भी कर था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो फसल पर कर लगता था उसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। और 1/6वां हिस्सा कर लगता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी लोहे का काम लोहार करेगा, सोने का काम सुनार करेगा, बुनने का काम बुनकर करेगा। ऐसे करके उनको कर चुकाना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटकों या संग्राहकों ये जंगल से प्राप्त वस्तुएं देते थे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल का जो सबसे नीचे वाला नुकीला हिस्सा है वो किससे बनने लगा? लोहे का। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले क्या लकड़ी का फाल होता था तो वो टूट जाता था और कठोर सतह पर वो अंदर धंसता नहीं था, लेकिन लोहे का फाल है वो आसानी से धंस जाएगा और जोतने में क्या होगी? आसानी होगी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया, यानी रोप शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी और इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अगला है सूक्ष्म निरीक्षण। मगध का सूक्ष्म निरीक्षण है। इन लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद और शक्तिशाली भी बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन नदी है जो किससे होकर बहती थी? मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का गंगा और सोन नदी यातायात के लिए भी काम आती थी, जल वितरण के लिए भी काम आती है और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी क्या आती थी? काम आती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से क्या है? घर है, गाड़ियां हैं और रथ बनाने के लिए क्या है? लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह की खदानें थी। लोह की क्या थी? खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। उन्हें जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। तो मगध में 2 सबसे शक्तिशाली शासक कौन कौन से हुए? बिंबिसार और अजातशत्रु।
महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का छत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर, और कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो राजगृह ये कई सालों तक क्या बनी रही? मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, पहले राजगृह, उसके बाद में क्या बनी? पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना को राजधानी बनाया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा है जो सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ये क्या करना चाहता था? विश्व विजय करना चाहता था। और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो इसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, और वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वो क्या है? मगध की ओर कूच करना चाहता था, लेकिन सिपाहियों ने क्या कर दिया? साफ इनकार कर दिया। इस बात से वो क्या था? डर गया था, भयभीत हो गया था। और भारत के शासकों के पास क्या? पैदल सेना है, रथ पर है, और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। उसके नजदीक क्या था? वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, जो भी बिहार में। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। एक अलग प्रकार की क्या थी? शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, और स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां हैं, दास है और कमकार हैं जो इस सभाओं में क्या है? हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर क्या थे? संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। इसी के साथ अपना जो अध्याय हुआ पूरा अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।